विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका मल्टी डिसिप्लिनरी पाठ्यक्रम यानी एमडीसी पर्यावरण विज्ञान यानी एनवायरमेंटल साइंस। प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर का नाम होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान की अवधारणा। विद्यार्थियों इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले पर्यावरण विज्ञान की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट यानी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों हम जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर यानी केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर, और मैं डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों अब हम चलते हैं इसके सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो आपका जो एमडीसी कोर्स है एनवायरमेंटल साइंस, उसका टाइटल पेपर का नाम याद रखिएगा। आपका जो फॉर्म फिलअप होकर आएगा या जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस यानी पर्यावरण विज्ञान की अवधारणा। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में जो सिलेबस दिया हुआ है वो एनवायरमेंटल साइंस का इंट्रोडक्शन है, पर्यावरण विज्ञान का परिचय। तो पर्यावरण विज्ञान का परिचय, उसकी भूमिका, आवश्यकता और उसका क्षेत्र। उसके बाद पहली यूनिट का सिलेबस दिया हुआ, इसी में आगे पर्यावरण की भारतीय समग्र अवधारणा, वेद उपनिषद और पुराण, रामायण महाभारत और भगवत गीता। इसी के साथ पहली यूनिट में दिया हुआ कौटिल्य के अर्थशास्त्र, प्राचीन भारत में 5 तत्व यानी पंच महाभूत अवधारणा और प्राचीन भारत में पर्यावरण संरक्षण। तो पहली यूनिट का सिलेबस दिया हुआ, पहली यूनिट में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की तरफ हम लोग चलते, उन प्रश्नों को आपको पढ़ना आवश्यक है। पहला प्रश्न दिया हुआ, पर्यावरण विज्ञान से आप क्या समझते हो? आधुनिक समय में इसके महत्व और व्यापक कार्य क्षेत्र की विस्तृत से विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल साइंस? डिस्कस डिटेल इन सिग्निफिकेंस एंड ब्रॉड स्कोप इन द मॉडर्न एरा। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान वैश्विक परिवेश चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण के संदर्भ में पर्यावरण विज्ञान के अध्ययन की भूमिका और आवश्यकताओं को स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, वेदों और उपनिषदों में वर्णित पर्यावरण की समग्र अवधारणा पर एक निबंध लिखिए। राइट एन एसे ऑन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एनवायरमेंटल एंड डिस्क्राइब इन द वैदिक एंड उपनिषद। चौथा प्रश्न है, वेदों और उपनिषदों ग्रंथों में प्रकृति को किस प्रकार पूजनीय माना गया है? हाउ इज नेचर रिगार्ड्स एज एन ऑब्जेक्ट रिवेंस इन द वैदिक एंड उपनिषद टेक्स्ट। पांचवा प्रश्न है, रामायण और महाभारत के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए कि उस काल में वनों, नदियों और वन्य जीवों के संरक्षण का क्या महत्व था। छठा प्रश्न है, भगवत गीता के दर्शन में प्रकृति, क्षेत्र और पुरुष के अंतर संबंधों को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से इसके महत्व को बताइए। सातवां प्रश्न है, प्राचीन भारत के पंचमहाभूत जैसे कि अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आठवां प्रश्न है, प्राचीन भारत के पंचमहाभूत की अवधारणा सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में किस प्रकार से जुड़ी हुई यानी सतत विकास में किस प्रकार जुड़ी हुई है। नौवां प्रश्न, कौटिल्य यानी चाणक्य के अर्थशास्त्र में पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के प्रबंधन के लिए किन दंडों और नियमों का प्रावधान किया गया था? विस्तार से समझाइए। 10वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में जल संचयन, वृक्षारोपण और वन्य जीव संरक्षण की परंपराओं का वर्णन कीजिए। 11वां प्रश्न है, प्राचीन भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण धर्म और कर्तव्यों का अभिन्न हिस्सा था। इस कथन की पुष्टि विभिन्न धार्मिक एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर कीजिए। 12वां प्रश्न, वेदों में पृथ्वी को माता और मनुष्य को उसकी संतान यानी माता भूमि पुत्र अहम पृथ्विया मानने का विचार समझाइए। तो विद्यार्थियों पहली यूनिट में हमने 12 प्रश्नों की यहाँ पर बात करी। इन 12 प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िएगा। अब हम चलते यूनिट नंबर 2 की तरफ, जिसका नाम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन यानी पर्यावरण प्रदूषण। अब इस यूनिट का सिलेबस देख लेते हैं, फिर इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा? तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इट्स हार्मफुल इफेक्ट, नॉइज पोल्यूशन, इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स, बायोमेडिकल वेस्ट पोल्यूशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट, और ई वेस्ट पोल्यूशन, इट्स हार्मफुल इफेक्ट, और कंट्रोल मेजरिंग ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो अब दूसरी यूनिट में क्या क्या प्रश्न पढ़ना आवश्यक है? तो पहला प्रश्न दूसरी यूनिट का दिया हुआ है, प्रदूषण से क्या तात्पर्य? मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम पर इसके व्यापक प्रभावों की चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, मुख्य प्रदूषकों के आधार पर प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्गीकरण करें और संक्षिप्त में समझाइए। तीसरा प्रश्न है, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों, प्राकृतिक और मानव निर्मित का वर्णन कीजिए।
चौथा प्रश्न है प्रमुख वायु प्रदूषकों के मानव श्वसन तंत्र और वनस्पतियों पर होने वाले हानिकारक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न है जल प्रदूषण के मुख्य कारकों जैसे औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि रसायनों पर प्रकाश डालिए। छठा प्रश्न है प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों और जलीय जीवन पर इसके प्रभावों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न है मृदा प्रदूषण के कारकों जैसे कीटनाशक या प्लास्टिक कचरा का उल्लेख कीजिए। यह खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी और मिट्टी की उर्वरकता को किस प्रकार प्रभावित करता है। आठवां प्रश्न है आधुनिक शहरी जीवन में ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। मानव स्वास्थ्य विशेषकर मानसिक स्वास्थ्य और श्रवण शक्ति पर इसके प्रतिकूल प्रभावों का वर्णन करें। नौवां प्रश्न है अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों से निकलने वाले जैव चिकित्सा अपशिष्टों के खतरे को समझाइए। इसके सुरक्षित निपटारा की प्रक्रिया क्यों आवश्यक है। 10वां प्रश्न ई कचरे के बढ़ने के कारणों का विश्लेषण कीजिए। 11वां प्रश्न पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में पाए जाने वाले भारी धातुओं के स्वास्थ्य प्रभावों पर चर्चा कीजिए। 12वां प्रश्न पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार और व्यक्तिगत स्तर पर अपनाए जाने वाले किन्हीं 5 प्रभावी नियंत्रण उपायों को सुझाव दीजिए। 13वां प्रश्न प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए जन जागरूकता और शिक्षा की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो 13 प्रश्न यूनिट नंबर 2 में हमने आपको बताए। अब हम चलते हैं यहाँ से यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 का सिलेबस दिया हुआ है ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी वैश्विक पर्यावरण समस्या। इसमें आपको पढ़ना होगा प्राचीन भारत में मौसम संबंधी मापदंडों का अवलोकन और मापन जैसे हवा, बादल, बिजली, गड़गड़ाहट, बारिश, कृषि, मौसम विज्ञान, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेक्शन यानी ओजोन परत का क्षरण। ये 30 यूनिट का सिलेबस और 30 यूनिट में आपको कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ना होगा। तो पहला प्रश्न है प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वारामिर्त और व्रत संहिता के संदर्भ में मौसम संबंधी मापदंडों जैसे हवा, बादल और वर्षा के अवलोकन की प्राचीन विधियों का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है प्राचीन भारत में वर्षा के मापन की तकनीक आधुनिक वर्षा मापी यानी रेन गेज के समान ही उन्नत थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विशेष संदर्भ में इस कथन की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है प्राचीन भारतीय कृषि मौसम यानी एग्रीकल्चर मेथोडोलॉजी के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न है नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति का उपयोग फसल चक्र के निर्धारण में कैसे किया जाता है। पांचवा प्रश्न है बादलों के प्रकार, बिजली की चमक और गर्जना के संबंध में प्राचीन भारतीय ऋषियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। छठा प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हो, इसके प्रमुख कारणों और वैश्विक परिस्थिति तंत्र पर पड़ने वाले विनाशकारी प्रभावों की विस्तार से विवेचना कीजिए। सातवां प्रश्न ग्रीन हाउस प्रभाव की प्रक्रिया को समझाइए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। आठवां प्रश्न ग्रीन हाउस पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक होने के बावजूद वर्तमान में चिंता का विषय क्यों बना हुआ है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों का उल्लेख करें। नौवां प्रश्न ओजोन छिद्र के कारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न ओजोन परत के क्षरण के कारणों पर चर्चा कीजिए। 11वां प्रश्न अम्ल वर्षा के रासायनिक निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। 12वां प्रश्न ऐतिहासिक स्मारकों जैसे ताजमहल और जलीय जीवन पर अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। 13वां प्रश्न प्राचीन भारतीय जीवन शैली और आधुनिक औद्योगिक जीवन शैली की तुलना करते हुए स्पष्ट करें कि प्राचीन पद्धतियां वर्तमान की वैश्विक पर्यावरण समस्याओं को कम करने में कैसे सहायक हो सकती हैं। 14 क्वेश्चन नंबर ओजोन क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रमुख समझौतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो विद्यार्थियों यूनिट नंबर 4 की तरफ आ गए हम लोग, सेकंड लास्ट यूनिट है। इसके बाद लास्ट यूनिट की तरफ चलेंगे। इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण शिक्षा का परिचय। इसमें आपको पढ़ना होगा प्राचीन भारत में पर्यावरण शिक्षा, वेदों, उपनिषदों, पुराणों में पर्यावरण अवधारणाएं, गुरुकुल प्रणाली में पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा की परिभाषा, दायरा और महत्व, जन जागरूकता की आवश्यकता, बहुविषयक दृष्टिकोण, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा, स्थिरता और सतत विकास की अवधारणा। क्या क्या पढ़ना आवश्यक है। तो पहला प्रश्न है प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेदों, उपनिषदों और पुराणों में वर्णित पर्यावरण की अवधारणा का विस्तार से व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न पर्यावरण की अवधारणा प्रकृति के प्रति देवत्व का भाव संरक्षण में कैसे सहायक था। तीसरा प्रश्न गुरुकुल प्रणाली में पर्यावरण शिक्षा के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न गुरुकुलों के प्राकृतिक वातावरण विद्यार्थियों के व्यवहारिक ज्ञान को कैसे प्रभावित करता था। पांचवा प्रश्न वेदों में पृथ्वी को माता और आकाश को पिता माना गया है, इस कथन के अनुसार इकोलॉजिकली बैलेंस के महत्व को समझाइए। In the Vedas, the earth regarded as a mother and the sky as a father. Explain the significance of ecological balance in according with this statement. अगला प्रश्न पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित करें। डिफाइन एनवायरमेंटल एजुकेशन। सातवां प्रश्न पर्यावरण शिक्षा के बहुविषयक दृष्टिकोण यानी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से आप क्या समझते हैं।
यह अन्य विषयों से किस प्रकार रिलेटेड करती है, संबंधित है, बताइए। 8वां प्रश्न है, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में पर्यावरण शिक्षा के कार्य क्षेत्र यानी स्कोप और इसके महत्व यानी इसके इंपॉर्टेंस की विवेचना कीजिए। विद्यार्थियों के जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसमें किस तरीके से सहायक है। 9वां प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर एक आर्टिकल लिखे या निबंध तैयार करें। 10वां प्रश्न, क्या आपको लगता है कि इसे प्राथमिक स्तर से अनिवार्य किया जाना चाहिए? किसको? पर्यावरण शिक्षा को। क्या पर्यावरण शिक्षा को प्राइमरी लेवल से अनिवार्य किया जाना चाहिए? तर्क सहित उत्तर दें। 11वां, जन जागरूकता यानी पब्लिक अवेयरनेस पर्यावरण संरक्षण की पहली सीढ़ी है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। 12वां प्रश्न, भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों के संरक्षण में सतत विकासों के लक्ष्यों की क्या भूमिका है। 13वां प्रश्न, विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। 14वां प्रश्न, प्राचीन भारतीय जीवन शैली और आधुनिक सतत विकास की अवधारणाओं में समानताएं बताइए। 15वां प्रश्न, विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के साथ पर्यावरण के अंतर संबंधों को दर्शाने के लिए एक फ्लो चार्ट तैयार करें। और 16वां प्रश्न, ब्रटलैंड रिपोर्ट की परिभाषा और इसके 3 स्तंभों ने सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण का उल्लेख अवश्य करें। 17वां प्रश्न, सतत विकास और स्थिरता की अवधारणा को स्पष्ट करें। विद्यार्थियों, हम लास्ट यूनिट की तरफ आ गए। लास्ट यूनिट का सिलेबस क्या है? एनवायरमेंटल एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। नेशनल एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन और राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन। इसमें दिया हुआ राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद में दिया हुआ राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। उसके बाद दिया हुआ इसके अंदर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज। उसके बाद दिया हुआ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल यानी यूनीईपी और इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर आईयूसीएन और वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है WWF। उसके बाद यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी UNESCO। इन सब के बारे में आपको पढ़ना होगा यूनिट नंबर 5 में। यानी इसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी संगठन जो कि पर्यावरण से संबंधित है उनका उल्लेख किया गया है। अब पहला प्रश्न क्या पढ़ना होगा? भारत में पर्यावरण नीति निर्धारण के संरक्षण कार्यक्रम में क्रियान्वित में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC की भूमिका और मुख्य कार्यों की विस्तार से विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की संरचना क्या है। तीसरा प्रश्न, भारत में जल और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा उठाए गए टेक्निकल और एकेडमिक जो स्टेप्स है उनको समझाइए। चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना के पीछे मेन ऑब्जेक्ट क्या रहा है। पांचवा प्रश्न, पर्यावरण न्याय सुनिश्चित करने और पर्यावरण कानूनों को लागू करने में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की शक्तियों और महत्व की विवेचना कीजिए। छठा प्रश्न, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज और एक और दिया हुआ उसने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की भूमिका को स्पष्ट करें। सातवां प्रश्न, भारत की जैविक संपदा और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के कार्यों का वर्णन करें। आठवां प्रश्न, वैश्विक पर्यावरण एजेंडा निर्धारित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में योगदान की समीक्षा कीजिए। नौवां प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC किस प्रकार जलवायु परिवर्तन संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का आकलन करता है। 10वां प्रश्न, वैश्विक नीतियों के निर्माण में जलवायु परिवर्तन का अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट के महत्व को समझाइए। 11वां प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट क्या है। 12वां प्रश्न, संकटग्रस्त प्रजातियों के वर्गीकरण और उनके संरक्षण के लिए IUCN के वैश्विक प्रयासों का वर्णन कीजिए। 13वां प्रश्न, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के प्रमुख अभियानों और वन्य जीव संरक्षण के लिए इनके वित्तीय एवं टेक्निकल सहयोग पर प्रकाश डालिए। 14वां प्रश्न, यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम और विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण में इसकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। 15वां प्रश्न, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच तालमेल वैश्विक पर्यावरण लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे सहायता होते हैं, उदाहरण से समझाइए। 16वां प्रश्न, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए संस्थागत ढांचा
कितना प्रभावी है? सीपीसीबी और एनजीटी जैसी संस्थाओं में सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों, आप जुड़े हुए थे आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा पर, और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ जुड़ा हुआ था। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ में नए लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।